अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको नई क्लास में आने के लिए मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी कि आप लोग जो है वो थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में आ गए हैं। आपके पेपर्स जो हैं वो अभी तक, क्योंकि बात कुछ प्रोसेस में है, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि आप लोग प्रमोट हो गए हैं, लेकिन चलें, होप फॉर द बेस्ट और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम अपना एजुकेशन का जो साल चहारम का सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। और आज क्योंकि फ़र्स्ट लेक्चर का फ़र्स्ट पार्ट जो है वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो उसमें जो है ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है सिलेबस, और लास्ट ईयर भी आपके माइंड में होगा कि बुक के हवाले से काफ़ी परेशानियों का सामना हमें रहा और किताब जो है वो काफ़ी अर्सा तक हमें ना मिल सकी। लेकिन साथ ही साथ ये भी कि हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी थी और पुरानी किताब में से जो भी मुझे लगा कि अकॉर्डिंगली है मटेरियल, वो मैंने आप लोगों को करवाया था। अभी ऐसा है कि अब तो वैसे माशाल्लाह से काफ़ी चीज़ें मैंने देख ली हैं, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बुक जो है वो फ़िलहाल हमें पुरानी ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी और थोड़ा सा उसी से ही हमें गाइडलाइन लेनी पड़ेगी जब तक कि आपकी नई किताब नहीं आ जाती। तो ये आपका साल चहारम का एजुकेशन का जो कोर्स है या सिलेबस है वो मेरे पास मौजूद है। अच्छा जी, इसमें पहला जो चैप्टर है वो है तालीम की तारीख़। ठीक है जी, तालीम की जो तारीख़ है, क्योंकि तारीख़ हिस्ट्री को कहते हैं और हिस्ट्री हमेशा पुराने दौर की बात होती है, तो यानी करंट सिचुएशन हिस्ट्री में नहीं आ सकती, वो फिर जब पास्ट बन जाती है तो वो भी हिस्ट्री हो जाती है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे कि इस्लामिक ईरा की तरफ हम चले जाएंगे। अच्छा, इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हम तालीम देखेंगे। इसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन यानी हज़ूर पाक के विसाल के बाद वो लोग जो वन बाय वन खिलाफत के मनसब पर फायज़ हुए, उन्होंने तालीम के हवाले से क्या काम किया। बर्रे सग़ीर में मुस्लिम तालीम का आगाज़, यानी ये दो चीज़ें हम बहुत पुराने दौर में देखेंगे। और उसके बाद हम आ जाएंगे बर्रे सग़ीर पाको हिंद की तरफ, जिसमें जब मोहम्मद बिन कासिम के बाद का जो दौर आ जाता है और उसमें मुस्लिम मुफ़क्किरीन और मुसलमान जो हैं उन्होंने तालीम के सिलसिले में जो भी काम किया वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम थोड़ा और आगे आ जाएंगे और मुग़लिया दौर की तरफ हम चलेंगे। तो जो मुग़लिया दौर है, इसमें मुग़ल बादशाहों का सारा जो सिलसिला है कि उन्होंने अपने अदवार में तालीम के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी, उन्होंने कि कौन कौन से मदारस बनवाए, उन्होंने निसाब किस किस्म का मुतारफ़ करवाया, और भी इसी तरह उनकी तरीक़ा तदरीस और उनके जायज़ा वग़ैरह का जो सिलसिला है वो हम देखेंगे। अच्छा, इसके बाद है जी बरतानवी दौर में बरसग़ीर की तालीम। अब जब मुग़लिया दौर अपने इख्तिताम को पहुंचा और अंग्रेज़ जो हैं वो बरसग़ीर पाको हिंद पर काबिज़ हो गए, तो ये उस दौर की हम बात कर रहे हैं, तकरीबन 100 साल से ऊपर का ये दौर बनता है। अच्छा, इसमें जो है हम ये देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों का तालीमी निज़ाम ख़त्म करके अपना जो एक तालीमी निज़ाम मुतारफ़ करवाया, उसमें उन्होंने क्या क्या तब्दीलियाँ की, किस किस्म का वो तालीमी निज़ाम था, किस किस्म के सब्जेक्ट्स को वो आगे लेकर आए और क्या तब्दीलियाँ जो हैं वो उन्होंने हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर की। तो इस हवाले से चार चीज़ें हैं हमारे पास। एक है चार्टर एक्ट, वुड्स डिस्पैच है, सार्जेंट रिपोर्ट है और लॉर्ड मिकाले रिपोर्ट है। अब ये जो वुड है, ये चार्ल्स वुड नामी एक शख्स था, उसने एक मरासला या डिस्पैच जो है वो इंग्लैंड से बर्रे सग़ीर में भेजा था, जिसमें तालीम के हवाले से कुछ पॉइंट्स थे। इसी तरह सार्जेंट रिपोर्ट जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, और लॉर्ड मिकाले रिपोर्ट ये भी एक नाम से जो है वो मंसूब है। अच्छा जी, इसके अलावा अगला जो हमारा चैप्टर है, इसी चैप्टर का हिस्सा है, अगला चैप्टर नहीं है ये, इसी चैप्टर का हिस्सा है। ये है जी बरतानवी दौर में मुसलमानों की तालीमी तहरीकें। अब जब अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा अपनी मनमानी कर ली और बहुत ज़्यादा अपना तालीमी निज़ाम उन्होंने चला लिया और काफ़ी लंबे अरसे तक वो ये काम करते रहे, तो मुसलमानों में जो एक शऊर की लहर है
वो दौड़ी और उन्होंने सोचा कि हमें अपनी तालीम के रिवाइवल के लिए, उसको दोबारा से वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और इसी वजह से उन्होंने फिर मुख्तलिफ़ लोगों ने इसके लिए स्टेप उठाया, मुख्तलिफ़ लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाई और उन्होंने मुख्तलिफ़ तहरीकों की सूरत में तालीम का जो रिवाइवल है, अपनी मुसलमानों की जो तालीम है उसका रिवाइवल के सिलसिले में उन्होंने काम किया। अब इसमें 5 तहरीकें हैं हमारे पास। ये हैं जी तहरीक देवबंद, तहरीक अलीगढ़, तहरीक नदवतुल उलमा, तहरीक अंजुमन हिमायत इस्लाम और जामिया मिलिया इस्लामिया। ये 5 तहरीकें हैं जिनको हम 1 बाय 1 इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे चैप्टर पे। दूसरा चैप्टर जो है वो, जैसा कि आप लोग इसका टाइटल देख रहे हैं, पाकिस्तान में तालीमी पॉलिसियाँ। अच्छा, पाकिस्तान में जो तालीमी पॉलिसियाँ हैं, इस बात का मतलब ये है कि जब अंग्रेज़ों का दौर ख़त्म हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया, 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ वहाँ से चले गए। उसके बाद जो मुसलमानों ने पाकिस्तान में रहते हुए अपनी जो तालीमी पॉलिसियाँ बनाई, ये उस हवाले से चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कि तालीमी पॉलिसी और तालीमी मंसूबा होता क्या है, क्योंकि एजुकेशनल पॉलिसी और एजुकेशनल प्लान जो है ये 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। पॉलिसी जो है वो एक दस्तावेज़ का नाम होता है और मंसूबा जो है वो लागत का नाम होता है, यानी उस पर इन्वेस्ट किया जाता है, पैसा लगाया जाता है और पॉलिसी के अंदर जो पॉइंट्स लिखे जाते हैं उनको अमली शक्ल दी जाती है। ठीक हो गया जी। इसके बाद पाकिस्तान में तालीमी पॉलिसी साजी और मनसूबा बंदी का तरीक़ाकार, यानी पॉलिसी बनाई कैसे जाती है, मंसूबा कैसे बनाया जाता है, पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पेश आती है, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ तालीमी पॉलिसियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहली जो पॉलिसी है हमारी वो तो 1947 में ही बन गई थी। अच्छा, इसके बाद एक कमीशन आया और वो 1959 में आ गया था। इसके बाद 1970 में एक तालीमी पॉलिसी आई, फिर 72 में आ गई और इसी तरह ग्रेजुअली 1979 में तालीमी पॉलिसी आ गई, 1992 में आ गई और आखिरी जो तालीमी पॉलिसी है वो 1998 से लेकर 2010 तक थी। इसके बाद से मज़ीद अभी तक कोई तालीमी पॉलिसी मंजर आम पर नहीं आई। 2009 में पॉलिसी बनाई गई है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा शोहरत की हामिल नहीं हो सकी। वैसे यहाँ पे वो मेंशन्ड है और मैं अक्सर बात करती हूँ कि 2010 तक की जो पॉलिसी थी उसके बाद से कोई पॉलिसी नहीं आई। बहरहाल 2009 में ये सुनने में आया था कि पॉलिसी जो है वो बनाई जा रही है आसफ़ अली ज़रदारी के दौर में, और ये पॉलिसी यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई है। इसके बाद है जी एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी तालीम के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ जो हैं वो 2001 में की गई। अब वो किस किस्म की तब्दीलियाँ थी, ये पॉइंट्स हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। अच्छा जी, अगला हमारा चैप्टर है निसाब के हवाले से। अच्छा जी, निसाब जिसको हम कैरिकुलम भी कहते हैं। अब इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे कि निसाब को हम डिफ़ाइन करेंगे कि निसाब क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी खुसूसियात क्या हैं। निसाब जब बनाया जाता है तो किन किन उसूलों को मद्देनज़र रखा जाता है, पाकिस्तान में निसाब साजी कैसे की जाती है और हम निसाबी सरगर्मियों का निसाब के अंदर क्या रोल है, वो क्या किरदार अदा करती हैं। क्योंकि मोस्टली हम जब भी पढ़ते हैं तो निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों का जो लफ्ज़ है वो इकट्ठा इस्तेमाल होता है और ये उसी का हिस्सा होती हैं। अब हम निसाबी सरगर्मियाँ कौन कौन सी हैं जी, इनकी तंजीम, इनकी अहमियत, इनके असूल, इकसाम वगैरह, ये एवरीथिंग इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम अगले सफ़े पे चले जाते हैं जी। ये हाँ जी, अगला हमारा चैप्टर है तालीमी जायज़ा। जायज़ा जो है वो इम्तिहानात को कहा जाता है आम रूटीन में, लेकिन जायज़ा सिर्फ़ इम्तिहान नहीं होते, जायज़ा कई तरह का होता है और इसको असेसमेंट भी बोला जाता है। इसके लिए इवैल्यूएशन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, मेजरमेंट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ टर्म्स हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे सूट करती हैं। ठीक है जी, जायज़े को हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डिफ़ाइन करेंगे, इसकी अहमियत देखेंगे कि जायज़े की तालीमी अमल में क्या अहमियत है, इसकी इकसाम कितनी हैं जी। उसमें आ जाता है कि पैमाइश, तख़मीन और जायज़ा, इनमें फ़र्क क्या है, टेस्ट के मकासद क्या हैं और इसकी इकसाम कितनी हैं। टेस्ट होता है जी ज़ुबानी, अमली, तहरीरी, मारूज़ी, इंशाइया। टेस्ट की तैयारी के अमूमी असूल, यानी जब कोई टेस्ट बच्चों के लिए बनाया जाता है तो आम तौर पर किन असूलों को मद्देनज़र रखा जाता है। हाँ जी,
रिकंटिन्यू करेंगे बेटा। ये आपके फ़र्स्ट लेक्चर का पार्ट 2 हो गया है और इसमें हम चैप्टर नंबर 5 जो है उसकी बात करेंगे, तालीमी इंतज़ाम यानी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी। तो इंतज़ाम या नज़्म व नस्क भी इसको कहा जाता है। ठीक है जी। तो जो एक एजुकेशन की अपनी टिपिकल लैंग्वेज है उसमें इसको तालीमी नज़्म व नस्क यानी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या होता है, इसका मफ़हूम देखेंगे। इसके बाद इसकी अहमियत देखेंगे कि तालीमी अमल में नज़्म व नस्क कितनी इम्पोर्टेंस का हामिल है। इसके बाद इसके असूल देखेंगे कि असूल कौन कौन से हैं। नज़्म व नस्क जो है उसको जब हम कायम करते हैं तो उस दौरान हमें किन किन असूलों को मद्देनज़र रखना होता है और ये कि नज़्म व नस्क कितनी तरह का होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास 3 तरह का जो नज़्म व नस्क है वो हमें नज़र आ रहा है। जमहूरी है, आमराना है और अदम मदाखलती है। जमहूरी वो होता है जिसमें लोगों की राय को अहमियत दी जाए, उनको बात करने का मौका दिया जाए, उनके व्यूज़ लेके, उनका मशवरा लेके फिर काम किया जाए। आमराना होता है हुक्मिया, अथॉरिटेटिव। ठीक है जी, ऑटोक्रेटिक। और इसमें किसी की बात की परवाह नहीं की जाती, सिर्फ अपनी बात की परवाह की जाती है, अपना हुक्म चलाया जाता है और बस ये कहा जाता है कि ये काम कह दिया तो करना है। और अदम मदाखलती का मतलब ये होता है कि जो हो रहा है इदारे में होने दें, किसी बात से कोई लेना देना नहीं है और बस ठीक है जो बंदा जैसे कर रहा है लेट देम डू। अच्छा जी, ये हो गया जी। इसके बाद है पाकिस्तान में तालीम के इंतज़ामी मसाइल। अब हमारे यहाँ क्योंकि नज़्म व नस्क के हवाले से बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से नज़्म व नस्क या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट जो है वो मेंटेन नहीं हो पाती, कंट्रोल नहीं हो पाती और बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी बिना पर हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। अब वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पे हम डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे। और पाकिस्तान में तालीमी इंतज़ामियात के मसाइल यानी इंतज़ामात जब किए जाते हैं, जब एडमिनिस्टर किया जाता है किसी को, तो उस दौरान हमें कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है जी, मुस्लिम मुफक्किरीन का नज़रिया तालीम, यानी मुस्लिम थिंकर्स जो थे हमारे पुराने, उन्होंने तालीम के हवाले से क्या अपने नज़रियात, अपने थॉट्स, अपनी जो कहना चाहिए कि फ़ाइंडिंग्स निकाल के जो हमें बताई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास इमाम गज़ाली का नाम है। हम देखेंगे कि तालीम और निसाब के हवाले से वो क्या कहते हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इब्ने खुल्दून हैं, उनका भी तसव्वुर तालीम और इल्म जो है वो हम देखेंगे। मौलाना सैयद मौदूदी हैं, इसमें उनके मकासद तालीम, निसाब तालीम और उस्ताद का किरदार हमने डिस्कस करना है। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, इनके भी मकासद, मुतअल्लम और निसाब तालीम के ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद है जी बाब हफ्तम यानी कि 7th चैप्टर। अच्छा, 7th चैप्टर जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये एवर फेवरेट होता है मेरे लिए। तो इसमें हम पाकिस्तान के हवाले से मसाइल और नए रुझानात की बात करेंगे, यानी कुछ नई चीज़ें भी हमारे यहाँ आ गई हैं जिन्होंने तालीम का मोड बिल्कुल चेंज कर दिया है, तालीम के हवाले से बिल्कुल ही उसकी साइड बदल दी। अब जैसा कि अभी आप देखें कि ये जो एक बहुत बड़ा इशू हमें दरपेश है कोरोना वायरस की सूरत में, तो अब हमने क्या किया है, हमने थोड़ा सा उसका मोड चेंज कर दिया है। हमने उसको ऑनलाइन की सूरत में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि उनका हर्ज ना हो, उन तक जो इल्म का सिलसिला है वो चलता रहे। तो इसी तरह बहुत से नए रुझानात हैं, नए मोड्स हैं और साथ ही साथ कुछ मसाइल भी हैं तालीम को दरपेश हैं जिसकी बिना पर तालीमी निज़ाम हमारा बेहतरी की तरफ नहीं आ पा रहा। अच्छा जी, इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखेंगे मजहबी तालीम। इसके बाद है जी वर्चुअल एजुकेशन। ये कुछ 3rd ईयर में आप लोग वर्चुअल के ऊपर बात कर चुके हैं। और ग्लोबलाइजेशन यानी पूरी दुनिया में तालीम के हवाले से क्या मामलात हैं या पूरी दुनिया को तालीम के ज़रिए समेटना। अच्छा, ज़रिया तालीम यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि वो मीडियम जिसमें हमारी किताबें लिखी जाती हैं वो तालीम के हवाले से कैसे मसाइल का बायस बनता है। और अब क्योंकि ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो क्या होता है कि उर्दू की बजाय इंग्लिश में आ रही हैं बुक्स, ठीक है, और ये चीज़ भी बच्चों के लिए समहाउ प्रॉब्लम का बायस बन रही है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएगा बैनुल अक़वामी फ़ंडिंग एजेंसी का किरदार, नाख्वानदगी यानी इलिटरेसी, लोगों का पढ़ा लिखा ना होना, सरमायाकारी यानी तालीम के अंदर जो हम पैसा लगाते हैं
वो कितना को लगा रहे हैं और उसका क्या फ़ायदा है, अगर नहीं लगा रहे तो उसका नुकसान क्या है। तालीमी अमल में सियासी मुदाखलत, तालीमी पॉलिसी का नफाज, यानी पॉलिसी बनती तो है लेकिन क्या वो अप्लाई भी होती है, क्या वो लागू भी होती है, इसके ऊपर बात की जाएगी। अगर लागू होती है तो किन सिचुएशंस में लागू होती है। तालीमी कानून साजी की कमी का रुझान, तालीम के हवाले से वाक़ई ही ये बहुत बड़ा इशू है कि तालीम के हवाले से कोई कानून साजी नहीं की गई कि बच्चों को यानी पाबंद किया जाए, जैसा कि अक्सर कहा जाता है ना कि प्राइमरी तक के तमाम बच्चों को तालीम की सहूलत दी जाएगी। अब बच्चे स्कूल ना जाएं तो उनको कैसे सहूलत दी जाए, घर बैठे तो नहीं हो सकता। तो कानून साजी अगर होगी, ये कह दिया जाएगा कि अगर आप अपने बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए इदारे में नहीं भेजेंगे तो आपको इतना जुर्माना होगा या इतनी सज़ा होगी बच्चे को, उसके वालिदैन को। तो यकीनन इस चीज़ में बड़ा फ़र्क आएगा, ये चीज़ बहुत फ़र्क पैदा करेगी। वालिदैन भी थोड़े सुधर जाएंगे, बच्चों को भी पता होगा। लेकिन वाकई हमारे यहाँ कानून साजी की तालीम के हवाले से बहुत कमी है और यकसा निज़ाम तालीम, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि जो हमारी एलीट क्लास है, हमारी अपर क्लास है, हमारी अमीर तबका है, वो अपने बच्चों को दूसरे आम बच्चों के साथ पढ़ाना पसंद नहीं करते। इसलिए उनके लिए बहुत ही कोई एलीट किस्म के या जेंट्री जो तालीमी इदारे हैं वो बनाए जाते हैं जहाँ पे आम बच्चे की एक्सेस ही नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ वो पढ़ रहा है दूसरा बच्चा वहाँ तक जा नहीं सकता। जो एक गरीब बच्चा है, चाहे वो ज़हीन भी है लेकिन फिर भी उसको सहूलत नहीं है, तो वो आम से तालीमी इदारे में पढ़ेगा। इसकी वजह से फिर आगे चलकर उसको जॉब में बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी एंड सो ऑन। अच्छा, साइंसी और फ़नी तालीमी पसमानदगी, यानी साइंस और जो टेक्निकल एजुकेशन है, फ़नी तालीम है, इसमें हम बहुत बैकवर्ड हैं, इसमें हम बहुत पीछे हैं। इस तालीम की तरफ हमारा रुझान कम है। ज़्यादातर मतलब लोग बस डॉक्टर की तरफ भागते हैं, डॉक्टर बन जाए जी हमारा बच्चा, इंजीनियर बन जाए, आर्मी में चला जाए, मेजर बन जाए, फलां बन जाए। लेकिन ये जो फिर भी इसके बावजूद भी हम साइंसी तालीम को बहुत ज़्यादा आगे ला नहीं पा रहे हैं। ठीक है जी, फ़नी तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे यहाँ। कारोबारी तालीम, बिज़नेस के हवाले से बाकायदा तालीम इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। लोग कारोबार तो करते हैं लेकिन उनको कारोबार करने के तौर तरीके, नो हाउ जो है वो उस तरह से नहीं है। अच्छा जी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, ये भी एक तालीमी मसला है या एक नया रुझान है, इसको हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। और तालीम बराए अमन, यानी तालीम के अंदर एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा चैप्टर या एक ऐसा सिलेबस, एक ऐसा कोर्स हमें मुतारफ़ करवाना चाहिए जिसमें हम ये बताएं कि तालीम अगर आप हासिल कर रहे हैं तो उससे आप अमन में रहें, सुकून में रहें। ना कि तालीम, अक्सर ऐसा होता है कि पढ़े लिखे लोग लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे होते हैं, तालीम उनको कुछ नहीं बिगाड़ती, तालीम उनके ऊपर कोई असर नहीं डालती। तो कुछ ऐसा भी इंतज़ाम होना चाहिए कि इस तरह की तालीम दी जाए कि वो तालीम बराए अमन हो, यानी लोगों को ये सिखाया जाए कि तालीम हासिल करके आपने माशरे में अमन व अमान और आराम से, सुकून से, भलाई आसूदगी के साथ, खुशहाली के साथ किस तरह से रहना है और लोगों को टॉलरेट करना है, ख़ुद भी जो है वो एक लेवल में रह के आपने मामलात को डील करना है। तो ये तालीम बराए अमन जो है इसकी भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम तालीम तो हासिल कर लेते हैं लेकिन हमें मैनर्स नहीं होते, फिर भी हमें लोगों से बात करने का तरीका नहीं होता। बात बात पे हम भड़क उठते हैं, बात बात पे हम जो है वो झगड़े की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है जो हमें इंसान ना बना सके, हमें कुछ सिखा ना सके, हमें समझा ना सके। तो ये एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है तालीम बराए अमन का, और ये ज़रूर होना चाहिए। अच्छा बेटा, ये हमारा 4th ईयर का सिलेबस है जो आज मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, और इसमें मतलब जो जो चीज़ मुझे अवेलेबल होगी, जो जो मटेरियल मुझे अवेलेबल होगा पिछली बुक्स में, मैं इंशाल्लाह वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। जो चीज़ें मौजूद नहीं हैं वो फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे, नई बुक आने का वेट करेंगे या फिर कहीं और किसी सोर्स से जो है वो सर्चिंग करके इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ओके जी, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।